इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर सभी उपस्थित डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल से इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। हमारी बीच जो आज की गेस्ट स्पीकर हैं वे हमारी पास्ट मॉडरेटर भी रह चुकी हैं हिंदी सेशंस की आईएफपीएच पे, और काफी टाइम तक इन्होंने सेशंस मॉडरेट किए हैं और वेबिनार्स भी प्रेजेंट करती रहती हैं। मैं आज वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर दीपमाला को आईएफपीएच के आज के सेशन में। डॉक्टर दीपमाला जी बीएचएमएस एमडी होम्योपैथ हैं, पीएचडी भी हैं साइकेट्री में और साइकोलॉजी में। और इनका मेन जो वो है वर्धमान में मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑर्गन ऑफ मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। एचएमआई की लाइफ मेंबर भी हैं, गोल्डन जुबली सेमिनार में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर के रूप में भी ऑफिस सेक्रेटरी के पद पर रह चुकी हैं। काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी। तो मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ डॉक्टर दीपमाला जी का। और आज का जो इनका टॉपिक है वो है फोमो एज अ न्यू एज एंजाइटी ट्रिगर इन यूथ। जो आज की डेट में एंजाइटी ट्रिगर है उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर और होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव, उसके ऊपर डॉक्टर दीपमाला जी आज अपना सेशन देंगे। डॉक्टर दीपमाला स्टार्ट कर सकते धन्यवाद डॉक्टर नेहा। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फोमो एज अ न्यू एज एंजाइटी ट्रिगर इन यूथ, तो ये एक बेहद गंभीर और आधुनिक विषय है। और यह केवल एक जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ फोमो, सबसे पहले तो मैं इस फोमो को एक्सप्लेन करूंगी कि फोमो का मीन्स है क्या। फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका ये मैं मतलब ये होता है, और यह केवल एक सोशल मीडिया का टर्म नहीं है, बल्कि आज के युवा जो है इससे अफेक्टेड है, उसके मानसिक हेल्थ को ये किस तरह से प्रभावित करता है और उसका ये आज के टाइम में कैसे एक एंजाइटी ट्रिगर के रूप में बन चुका है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो अगले 40 से 50 मिनट हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि ये कोई ऐसी एक बीमारी नहीं है जो कि एक वायरस की तरह फैलती है, बल्कि हम इसे एक इनविजिबल चेन की तरह भी समझ सकते हैं, जिसने आज के यूथ को माइंड को किस तरह से पूरी तरह से जकड़ के रखा है। इसी टॉपिक पर हम लोग बात डॉक्टर करेंगे। दीपमाला जी आपका स्क्रीन हाँ जी। हाँ, हाँ जी डॉक्टर, स्क्रीन मेरी गायब हो आवाज आ रही है माइक क्लियर? हाँ नहीं, आवाज आ रही है, स्क्रीन गायब हो गया है। स्क्रीन आपकी दोबारा आवाज शेयर मुझे करिए। कट कट के मिल रही है। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट। स्क्रीन स्क्रीन दोबारा शेयर करिए। हाँ हाँ जी, हेलो। स्क्रीन दोबारा शेयर करिए मैम। हाँ हाँ। हाँ जी मैं शेयर कर रही हूँ। एक मिनट मैं कर रही हूँ शेयर। हाँ, तो अब ये हम समझेंगे कि ये जो आज का टाइम मैंने जो जैसा कि बताया कि फोमो, ये आज के टाइम में ये से हम लोग एक डिजिटल बीमारी के बारे में भी, डिजिटल बीमारी भी इसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसे हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि ये डिजिटल बीमारी हमारे यूथ बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर रही है और उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और होम्योपैथी से हम लोग इसे में कितना हेल्प कर सकते हैं, ये इसमें किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फोमो है क्या। फोमो के डिफिनीशंस को समझेंगे और इसके कैरेक्टर, इसको किस तरह से इसके कैरेक्टराइज करेंगे उसे समझेंगे कि फोमो को सोशल मीडिया ने किस तरह से बहुत ज्यादा। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि फोमो क्या है। फोमो एक ऐसी भावना है जहाँ किसी भी, मतलब क्योंकि आज मैं यूथ के बारे में चर्चा ले रही हूँ, यूथ के बारे में बता रही हूँ, तो यूथ को ही मैं बताया यहाँ पर डिनोट कर रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा ना कि बाकी सारे लोग, जितने भी लोग हैं उनके सराउंडिंग में सारे लोग मुझसे बेहतर है, मुझसे बेहतर वो लाइफ अपनी जी रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, या वो जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं वो सब कुछ मुझसे बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और मैं ही अपनी लाइफ में उन सब चीजों को मिस कर रहा हूँ। और जो मैं बताई ना कि ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे सोशल मीडिया से जो ये चीज है ना बहुत ज्यादा उसको
प्रवोक कर रही है, और सोशल मीडिया ने इस डर को कई गुना ज्यादा बढ़ा। डॉक्टर नेहा, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मैम, आ रही है। बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है मैम, कोई नहीं, आप हाँ, तो बोलते इसको रहिए। मैं एक सिंपल से साधारण से एग्जांपल से समझेंगे। हाँ, बीच में बार बार एक्चुअली हाँ, बार बार डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है ना, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा स्क्रीन शेयरिंग भी वो डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है, तो मैं इसको सिंपली एक क्योंकि बार बार कट रहा है, तो मैं अपने मोबाइल से ही कनेक्ट करूँ क्या? मैं इसे लैपटॉप को हटा ही दे रही हूँ, क्योंकि बार बार हाँ जी उससे मैम, मैम डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक तो डिवाइस मैं भी कनेक्ट उससे कर, डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। हाँ जी, एक डिवाइस से कनेक्ट करके देखिए हाँ, बस, एक मोबाइल डिवाइस है, से। मैं इसे रुक जाइए, मैं इसे हटाया। हाँ, हाँ जी, ठीक है, मैं इसको एक लीव कर दे रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर बता रही थी कि फोमो क्या है, इसके डिफिनेशंस को। तो मैं ये फिर से यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ कि देखिए, फोमो को मैंने ये बताया ना कि ये एक ऐसी भावना है जहाँ कोई भी व्यक्ति को लगता है कि सारे लोग मेरे सराउंडिंग में, जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, वे अपनी लाइफ को मुझसे बेहतर जी रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैं अपनी लाइफ में मिस कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया ने इस डर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि ये जो फोमो, आज के टाइम का फोमो जो है, मैं बताया ना कि ये एक डिजिटल बीमारी इसे आप कह सकते हैं, जिसने हमारी बिहेवियर को चेंज कर दिया है। तो इसको हम लोग एक सिंपली एक एग्जांपल से, साधारण से एग्जांपल से समझेंगे। सपोज दैट कि आपका कोई फ्रेंड, मान लीजिए गोवा घूमने के लिए गया, और हम कभी भी कहीं घूमने जाते हैं, तो आज के टाइम में ढेर सारे फोटोज लेते हैं, उसे रील्स में कन्वर्ट करते हैं, एडिट करते हैं, उसमें मतलब अपने कुछ सॉन्ग्स एडिट करके उसमें म्यूजिक डालते हैं, और अपने हिसाब से उसे बहुत ही सजा धजा कर अपने इंस्टाग्राम्स पे हम लोग रील्स डालते हैं, और हैशटैग लिविंग माई बेस्ट लाइफ, इस तरह से, मतलब हम हो, आप हो, जो आज के यूथ है, कॉमनली ये हर कोई करते हैं। और आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने कोई भी रील्स डाली, और आपके जो भी फॉलोअर्स है, जो आपके फ्रेंड्स आपसे जुड़े हैं, वो बैठ कर कमरे में या तो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने रील्स पोस्ट की और वो उसने देखा, अचानक उसके पेट में एकदम अजीब सी हलचल मचने लगेगी, एक उदासी छा जाएगी, वो एकदम अलग सा फील करेगा, सोचेगा, भले वो बोले ना बोले, उसके मन में ये फीलिंग्स आएगी कि सब लोग मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बस मेरी लाइफ ही इतनी बेकार है, इतनी बोरिंग है। और ये जो भावना जो मतलब उसके अंदर जो ये आ जाती है ना, इसे ही हम लोग फोमो कहते हैं। इसी चीज को फोमो, एग्जैक्ट मीनिंग अगर कहा जाए कि फोमो कहते हैं किसे हैं, तो फोमो इसे ही कहते हैं। ए, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? क्योंकि मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, तो मे भी शायद मैं दिख नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये सोशल मीडिया का तो मैंने बता ही दिया है कि ये एक ऐसी, मतलब इट इज फुएल्ड बाय सोशल मीडिया एंड हाइपर कनेक्टिविटी, मैंने बता ही दिया। और ये जो एंजाइटी जो है, ये एंजाइटी जो हमें, एक आप देखिए, मैं इससे आगे बढ़ूंगी उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करूंगी कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह आंख खुलते ही बिना ब्रश किए सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं? सही सही, आप मतलब खुद से ही आप सही सही बताइएगा। जो यह सुबह उठते ही जो कुछ भी हमसे मिस ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, वो इस तरह की जो फीलिंग आती है, घबराहट होती है ना, यही फोमो की पहली स्टेज है। मैं बार बार यहाँ कहूंगी, क्योंकि यहाँ मैं, जो हमारा टॉपिक है आज के यूथ का, एंजाइटी ट्रिगर, तो ये मैं बार बार ये
क्लियर कर रही हूँ कि ये जो फोमो के बारे में मैं बोल रही हूँ, जो ये फीलिंग्स भी जो आती है, ये आज के यूथ का जो फोमो का जो पहला स्टेज है, यही है, जो कि मुझसे कहीं कुछ छूट ना जाए, ये जो घबराहट है, तो बस इसी चीज को फोमो कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे द रूट्स ऑफ फोमो। अभी रूट्स ऑफ फोमो क्या है, इस चीज को देखिए। हम लोग देखिए द साइकोलॉजी ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो ये सोशल कंपैरिजन थ्योरी है लियोन फेस्टिंगर का, और ये इस चीज को मैंने 3 पार्ट में ये किया, कंपैरिजन ट्रैप इन द डिजिटल एज, इवोल्यूशन ऑफ फोमो इन डिजिटल एरा। तो मैं इसे 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो ये कंपैरिजन ट्रैप जो होता है, देखिए हम लोग ये बताया ना मैंने, साइकोलॉजी ऑफ बिलोंगिंगनेस। देखो इंसान जो ना हमेशा से ह्यूमन नेचर है हमारा क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग एक समाज का हिस्सा है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम सोशल से हमेशा कनेक्ट होना चाहेंगे, हमेशा हम अपने समाज, जिस भी समाज में रह रहे हैं उससे जुड़ा रहना चाहेंगे, उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन आज के टाइम जो सोशल मीडिया के कारण हम अपनी तुलना जो है दूसरों की बेस्ट ऑनलाइन लाइफ से कर रहे हैं। जो आज का जो ये टाइम, हर छोटी से छोटी चीज को हम लोग जो सोशल मीडिया के कारण ऑनलाइन जो देखते हैं दूसरों की लाइफ को, उसके कंपैरिजन अपना जो लाइफ है, हमारा जो नॉर्मल लाइफ है, उससे हम करने लगते हैं। इसी के कारण ये फोमो पैदा होता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये सोशल कंपैरिजन करना। और ये सोशल कंपैरिजन लेकिन हम गलत कर रहे हैं ना, गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। हम दूसरों की आम जिंदगी से नहीं कर रहे हैं, जो दिख रहा है हमें, जो सजा धजा कर जो हम लाइफ जो हमें दिखाया जा रहा है, उससे अपना कंपैरिजन करने लगते हैं। तो अब ये इसी चीज को देखिए, नेक्स्ट में मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ फोमो इन डिजिटल एरा। जो ये 3 फॉर्म है, प्री इंटरनेट एरा, जब हमारे टाइम में इंटरनेट का जमाना नहीं था तब का क्या था, ये पोस्ट इंटरनेट एरा में क्या हो गया, और ऑलवेज ऑन कल्चर। तो इस चीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहले के जमाने में आप सोचिए कि पहले के जमाने में क्या होता था। हम लोग या हमारे कोई फ्रेंड्स कहीं घूमने गए या कहीं घूमने जाते थे, तो उस टाइम हमें पता चलता था कि वो लोग घूमने गए, हमें काफी टाइम बाद, हफ्तों बाद पता चलता था। वो भी कब, जब उनकी तस्वीरें बन के आती थी, क्योंकि इंस्टेंट तो अब आ गया है ना, क्लिक किए तुरंत आ गया। पहले के टाइम में क्या होता, 36 रील्स होते थे, कुछ सेलेक्टेड ही अच्छी पिक्चर्स हम लोग खींचते थे, उस टाइम में खींचा जाता था। और वो भी रील्स फोटोज कब, महीनों दिन बाद धुल कर जब धोकर आते थे, तब हम लोग उसको पिक्चर को काफी खुश होकर देखते थे। या कभी किसी को कुछ बुरा भी लगा, दुख भी हुआ, उतना ज्यादा नहीं होता था, अरे वो तो घूमने गया, तब तक में तो टाइम पास हो गया, खत्म हो गया वो टाइम, वो दुख भी उतना नहीं होता था। लेकिन आज जो 24 आवर्स इंस्टाग्राम स्टोरीज और ये स्नैपचैट स्ट्रिक्स है, ये जो इन सबों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हम आपको हर किसी को हर मिनट अपडेट चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस चीज का हम लोगों के अंदर वो क्या बोलती है, हलचल मची होती है कि कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए और आप कहीं पीछे ना रह जाए। तो ये स्टोरीज कोई किस, क्योंकि स्टोरीज 24 आवर्स के बाद खत्म हो जाती है, ट्रिक्स भी पर डे सब कोई बनाते हैं। तो यही है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि प्री इंटरनेट एरा, जो हमारे टाइम में, जब पहले का टाइम में जब इंटरनेट नहीं था, तो मतलब उस तरह का कोई एंजाइटी भी नहीं होता था, और होता भी था तो बहुत लो होता था, टाइम खत्म हो गया चला गया। और ये पोस्ट इंटरनेट एरा जो मैं बताई कभी कि एकदम इंस्टेंट अपडेट चाहिए, तुरंत ऐप पे स्टोरीज कुछ भी हुआ स्टोरीज डाल दिए, क्योंकि 24 आवर्स के बाद वो तो खत्म हो जाएंगे, हम लोग को दिखेंगे नहीं। ये ऑलवेज ऑन जो कल्चर हो गया, बताइए मैं कि हर समय अपडेट चाहिए कि कुछ छूट ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए, ये ऑलवेज ऑन का कल्चर ये हो गया है। तो ये सब हमारे क्या है, ये फोमो का रूट्स है। जो आज के टाइम में जो यूथ को जो फोमो जिससे वो अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके बिहेवियर्स में चेंजेस आ रही है, बहुत तरह से चेंजेस आ रही है, ये ऑलवेज ऑन कल्चर्स के कारण। अब इसे हम लोग ब्रेन्स के पर्सपेक्टिव देखते हैं कि एनाटॉमी क्या है फोमो का। तो ये देखिए, ये अगर देखा जाए एमाई ग्लाडा एक्टिवेशन, तो ये एमाई ग्लाडा, देखिए साइंस क्या कहता है, हमारा साइंस कहता है कि जब सोशल मीडिया पर
हमें दिखता है कि हमारे दोस्त हमारे बिना कोई भी पार्टी कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में जो एमाइगडाला जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एमाइगडाला क्या है? जो हमारे अंदर हमारे डर को कंट्रोल करता है। और ये जब हम ये ब्रेन स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो ये जो मैंने सेकंड उसके बाद लाइन है, सोशल एक्सक्लूजन फेल्ट बाय फिजिकल पेन इन द ब्रेन। ये देखा गया है कि हम अगर आप ब्रेन का सीटी स्कैन करवाते हो या स्कैन करवाते हो, तो ये देखा गया कि जो ये रिजेक्ट होने का जो दुख है ना, सोशल एक्सक्लूजन, ये हमारे माइंड को उतना ही दर्द देता है, उतना ही पेन होता है। जस्ट लाइक जो आपको फिजिकली कहीं अगर चोट लगता है, उस समय जो पेन आप फील करते हो, जो दर्द फील करते हो, सेम वही चीज, वो दिखता नहीं है सेम, बट वो चीज जो रिजेक्शन होने का जो पेन होता है, जो दुख होता है, जिससे आप हर्ट होते हैं, सेम वही फीलिंग आपको उतना ही दर्द सोशल एक्सक्लूजन में भी होता है। और ये जो सोशल एक्सक्लूजन में जो होता है, जो डोपामाइन जो आपका हाईजेक होता है, कहते हैं तुरंत आपको एक लाइक मिल गया तो टेम्पोररी उसका आपका डोपामाइन बहुत तेज हो जाएगा, अनलाइक हो गया तो भी तुरंत में नीचे आ जाएगा। तो ये सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सच है। नेक्स्ट नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। अब हम लोग इसको समझेंगे कि इसको मतलब साइकोलॉजिकली और बिहेवियरल पहलू से इसको समझेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो हम लोग बिहेवियरल इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो होते हैं, कांस्टेंट स्टेट ऑफ अलर्टनेस, जो मैंने बताया कि फ्लाइट और फाइट मोड में है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोमो क्या है? फोमो से आज के यूथ को क्या होता है, उससे हमेशा वो तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। उनको लगेगा, हमेशा लगता रहेगा उनको कि अगर वे ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई जरूरी जो खबर है या जो आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है वो छूट जाएगा। इससे क्या होगा, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाएगा और लॉनलीनेस आ जाएगा। उससे ये चीज वो अफेक्टेड हो जाएंगे, उससे वो क्या बोलते हैं, उसके वो शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड जनरलाइज एंजाइटी, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, लॉनलीनेस एंड डिप्रेशन। मतलब वो इससे वो अकेलेपन से जूझने लगेंगे, डिप्रेशन आ जाएगा उनके मन में, इस तरह के साइकोलॉजिकल इससे इफेक्ट पड़ेंगे। फिर मैं ये साइकोलॉजी, ये द कंपैरिजन ट्रैप, ये मैंने अभी बताया कि लियोन फेस्टिंगर का सोशल कंपैरिजन। ये क्योंकि देखिए, लियोन फेस्टिंगर का कहना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहना ही पसंद है। और ये कंपैरिजन जो वो करता है बिहाइंड द स्क्रीन विथ अदर्स हाइलाइट्स इरोजन ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ। देखिए, तो इस चीज को मैं आपको समझाती हूँ कि देखो साइकोलॉजी क्या कहता है कि कोई भी इंसान हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता है। अब दिक्कत यह है कि हम अपनी क्या बोलते हैं, असल रियल लाइफ का जो बोलते हैं ना स्ट्रगल बिहाइंड द स्क्रीन, जो उसकी तुलना दूसरों की सजी धजी सोशल मीडिया लाइफ जो बोल रहे हैं ना हाइलाइट्स रील से करने लगते हैं। अब कोई आप लोगों ने यहाँ, आप हम कोई भी नॉर्मली ये हम लोग देखते हैं कि कोई ये पोस्ट करता है कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया या आज मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। सिर्फ सब लोग अपनी जीत ही दिखाते हैं और जो आज के यूथ है इसे ही अपनी पूरी तरह से अपनी सच्चाई मान लेते हैं। मैं बार बार करिए कि हम लोग इस चीज को कुछ फोटोज क्लिक किए, उसको म्यूजिक उसमें डाल दिया, उसको रील्स में कन्वर्ट करके बहुत ही अच्छे से, अब तो कितने क्या फिल्टर्स इतने सारे डाल दिए कि बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, बहुत अच्छे भी लग रहे हैं और देखने में कितना इंप्रेसिव रील्स बन रहा है, उसको डाल दिए और बेस्ट हैशटैग वाली लाइव देकर उसे अपना पोस्ट कर दिया। अब सब कहेंगे क्या लाइफ है उसकी, तो ऐसो और जिंदगी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शान से जी रहे हैं। तो इस चीज का कंपैरिजन, वही बोले, सोशल मीडिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। तो देखिए,
आप मैं बोली कि मैं बोली कोई भी सोचिए कि इंस्टाग्राम पे कोई भी ये पोस्ट नहीं करता है कि आज मेरी मम्मी से बहुत डांट पड़ी, बहुत रोना आ रहा है, नहीं ना। लोग सिर्फ अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पल जो है ना वही दिखाएगा, और हम दूसरों के 1% अच्छे लाइफ को देखकर, अच्छे टाइम कर, अच्छे वक्त 9% जो आम जिंदगी है उसको कोसने लगते हैं। और आज के युवा जो वो है, यूथ जो है, आप देखेंगे वो कभी भी अकेले रहने से वो डरते हैं, वो अकेले बैठते ही नहीं है। वो हर वक्त, इनफैक्ट जब वो अकेले रहेंगे भी, बैठेंगे भी, तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई स्क्रीन उनके सामने जरूर चालू रहना चाहिए। वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें इंगेज ही रहेंगे, वो ऑन रहेगा ही। तो ये सब साइकोलॉजिकल, ये क्या मतलब साइकोलॉजिकल इसमें चेंजेस है। अभी हम लोग इसको बिहेवियरल चेंजेस देखेंगे कि उसमें बिहेवियरल कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो बिहेवियरल चेंजेस में ये पबिंग, पबिंग क्या है? पबिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम फिजिकल रियलिटी, मतलब फोन प्लस स्नैपिंग, मतलब आप अपना फिजिकल जो रियलिटी है उससे आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट इग्नोरिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब हमारे सामने में भी जो कोई पर्सन है उसको भी आप इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए इसको देखिए, आप जस्ट आप इसे समझिए कि आप कोई कैफे में जाइए, आप कैफे में जाते देखते चार दोस्त लोग बैठे होंगे चारों, लेकिन अपने अपने फोन को ही देख रहे होंगे। इसे ही पबिंग बोलते हैं, फोन प्लस स्नबिंग। पबिंग जो मतलब कोई देखेंगे चार चार लोग, क्या मतलब चार लोग घर में भी हो, बाहर भी हो, कहीं भी हो, चार लोग, चार बच्चे भी बैठे हुए हैं, चार सब अपने सब के सब अपने अपने फोन में इंगेज होंगे। सब उनको पता ही नहीं चलेगा हमारे अगर कोई फिजिकल कोई कनेक्शन ही नहीं एक दूसरे से रहेगा। सब अपने अपने फोन, इवन गेम भी प्ले कर रहे होंगे तो चारों मोबाइल से ही एक दूसरे से कनेक्ट होके ही गेम खेल रहे होंगे, उसी में इंगेज होंगे। ये फैंटम फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम क्या? फीलिंग ऑफ फोन वाइब्रेट व्हेन इट डिडंट, मतलब उनको ये फील होगा कि फोन नहीं भी बज रहा है ना तो भी वो फोन निकाल के चेक करेंगे कि हमारा फोन तो नहीं बज रहा है। तो देखिए कई बार हम होता है, हम लोग के साथ भी, बहुतों के साथ होगा कि हमारे जेब में फोन होगा, मगर हम लोगों को लगेगा, हमें लगेगा है ना कि वाइब्रेट हुआ, पर चेक करेंगे तो देखेंगे कि कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें लगेगा कि कोई फोन बज रहा है। तो इसे ही फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। और हमारे दिमाग में हमेशा ये चीज सेट रहता ही रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ डर हमारे मन में ये रहेगा कि हम कुछ मिस ना कर दें। मतलब कांस्टेंट चेकिंग ऑफ नोटिफिकेशन, हमेशा वो कुछ ना कुछ लगेगा कि हर थोड़ी देर पे आदत लत बन जाती है कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ गया। तो हमारे व्यवहार में क्या-क्या बदलाव आता है, मतलब इतने यूथ फ़ोन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो पास में बैठे लोगों से बात करेंगे ही नहीं, और हर हमेशा नोटिफिकेशन चेक करने की एक लत बन जाती है। तो बिहेवियरल चेंजेज, स्लीप एंड प्रोडक्टिविटी, रिवेंज बेड टाइम, प्रोकास्टिनेशन, इंसोम्निया हो जाएगा, डिक्रीज। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको नींद की कमी होगी तो आप में परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो क्यों? कि देखिए होता क्या है कि देर रात तक आप फोन चलाएंगे, ऑब्वियसली बात है फोमो के कारण ही, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो जिससे नींद पूरी नहीं होगी, और अगले दिन आपका कोई भी पढ़ाई या कोई भी काम में ध्यान नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ये चीज बताऊंगी कि ये जो क्या है, रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, एक कॉमन, बहुत कॉमन आदत हो गई है। दिन भर जो भी, मतलब अगर आप कॉलेज में हो या ऑफिस में काम कर रहे हो तो दिन भर बिजी रहने के बाद आज के युवा क्या है, रात के 11 बजे सोने जाएंगे। लेकिन फिर जब बेड पे वो जाएंगे ना तो सोचेंगे चलो 5 मिनट थोड़ा रील्स देख लेते हैं, दिन भर तो थके हैं हुए, अब रात को कम से कम आए थे तो थोड़ा सा मोबाइल चला लेते, देख लेते हैं क्या रील्स है जो भी है। और ये 5 मिनट कब रात के 2 बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और ये जो मैंने बताया ना, रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन, ये
बिल्कुल अपने शरीर से बदला लेने जैसा हो जाता है। आप अपनी नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हो फॉर योर स्क्रीन टाइम। जो स्लीप हॉर्मोन्स हैं वो क्या हो जाता है, ये ब्लू लाइट इमिशन सप्रेसिंग मेलाटोनिन, क्रोनिक फैटिग एंड ब्रेन फैग ड्यूरिंग डे टाइम। तो बस दूसरे दिन अगले दिन क्या होगा, आपके में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके को किसी भी काम में मन ही नहीं लगा, इस तरह का प्रॉब्लम्स आप फेस करने लगेंगे। मैं क्लियर हूँ ना? एम आई ऑडिबल? मैं क्लियर हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँ? Yes, ma'am, you are audible now. ओके ओके। You can नाउ you can नेक्स्ट। continue, ma'am. हाँ जी मैम, ऑडिबल है। हाँ जी। हाँ ठीक ठीक, हाँ जी हाँ जी। हाँ तो मैंने बताया ना कि अभी कि हमारे में बिहेवियर में क्या क्या कैसे कैसे चेंजेज आते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक एक यहाँ पर डूम स्क्रॉलिंग वर्ड आया है। अब ये डूम स्क्रॉलिंग क्या है ये मैं बताती हूँ। एक नया शब्द आया है डूम स्क्रॉलिंग। रात को 1 बजे जब बेड पे आप जाते हैं और जब आप सिर्फ रील्स देखना शुरू करते हैं और इंस्टाग्राम पे इन्फिनिट स्क्रॉल चालू हो जाता है, आप स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल देखते जाते हैं। जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा कोई विदेश में पढ़ रहा है, किसी ने नई कार ले ली, या किसी का 50 लाख का पैकेज ही लग गया। और यही कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते करते देखते देखते रात के कब 3 बज गए आपको पता ही नहीं चलेगा, और बहुत एकदम थकान सी आ जाएगी, बहुत आपके अंदर एक भारीपन सा आ जाएगा। यार मैं लाइफ में मैं ही पीछे रह गया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मतलब इसी चीज को डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। मीन्स आपको इन्फिनिट स्क्रॉल करते जाएंगे, रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट कंपैरिजन। खुद में आप कंपैरिजन करेंगे और फीलिंग ऑफ लैक, थकान महसूस होगी अपने आप को ही, आपके अंदर में फीलिंग होने लगेगा कि मैं लाइफ में वो कुछ नहीं किया, मैं ही पीछे रह गया। तो कंटिन्यूअसली स्क्रॉलिंग थ्रू बैड और हाईली कॉम्पिटिटिव न्यूज, मतलब मैंने बताया ना कि कोई आपको लगेगा कि कुछ ऐसा, कोई किसी ने इतना कुछ किया, किसी ने ये ले लिया, किसी ने वो ले लिया, मैं उससे तुलना करेंगे, खुद को कंपैरिजन करेंगे, और इन्फिनिट स्क्रॉल होते होते रिजल्ट कुछ नहीं, कम फीलिंग ऑफ लैग। तो ये सब जो है ये बिहेवियरल इम्पैक्ट पड़ता है और डीप साइकोलॉजिकल ट्रैप। मैंने बताया ना कि तुम बहुत डीपली आप साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हो। तो ये एक विस्कस साइकिल डूम स्क्रॉलिंग का है, इसी को डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव पे, समझते हैं कि व्हाई होम्योपैथी फॉर मॉडर्न एंजाइटी, और होम्योपैथी का फिलॉसफी क्या है मेंटल हेल्थ पे, और होम्योपैथी को किस तरह से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं होम्योपैथी पे। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके इलाज की कि होम्योपैथी क्या है। तो वी ऑल नो वेरी वेल कि होम्योपैथी कोई बीमारी को ट्रीट नहीं करती है, बल्कि ये किसी भी पेशेंट का मेंटल और फिजिकल स्टेट को सही करती है पूरी तरह से। जो भी हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स पे बेस जो एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन आती है उसी को प्रॉपर हम लोग देते हैं, तभी ये प्रॉपर वर्क करती है। अब क्योंकि हम लोग ये एंजाइटी का बात कर रहे हैं, यूथ में फोमो को लेकर जो एक न्यू एंजाइटी ट्रिगर है उसकी बात करें, तो इस पे हम लोग आते हैं कि एलोपैथी में एंजाइटी के लिए क्या मेडिसिन दिया जाता है, एंटी डिप्रेसिव या सेडेटिव्स दे दिया जाता है जो कि आपके माइंड को सुला देता है। मगर होम्योपैथी में हम सिर्फ क्या एंजाइटी की कोई एक जेनरिक दवा देते हैं, नहीं देते हैं। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि एंजाइटी के पीछे का ट्रिगर क्या है। दो लोग सेम इंस्टाग्राम रील्स देखकर अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, समझ सी बात, एक को गुस्सा भी आ सकता है, दूसरे को रोना भी आ सकता है। और होम्योपैथी इसी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का इलाज करती है। होम्योपैथी हमारी क्या कहती है, हमारी होम्योपैथी कहती है कि बीमारी हमारे दिमाग में नहीं है। डॉक्टर सैमुअल हनुमैन का भी कहना था कि द डिजीज इज नॉट इन आवर बॉडी, इट इज प्रेजेंट इन आवर माइंड। तो होम्योपैथी का ये मानना है कि बीमारी हमारे दिमाग में नहीं है,
शरीर के स्वभाव में कहीं ना कहीं पे ये छिपी होती है। तो हम सिर्फ एंजाइटी का इलाज नहीं करते हैं, बल्कि हम उस इंसान के इमोशनल कोर को ठीक करते हैं। तो फोमो के से जुड़े डर और चिंता के जो मूल कारणों को समझने के लिए होम्योपैथी बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब हम लोग इसके होम्योपैथी के रिमेडीज का अगर थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझेंगे कि कॉमन कौन कौन सी मेडिसिन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि अगर फोमो को लेकर समझेंगे कि फोमो में कौन कौन सा मेडिसिन अच्छा वर्क करती है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम कॉमन मेडिसिन है। इग्नेशिया है, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब, आर्सेनिक एल्बम। अब मैं सब मेडिसिन को वन बाय वन करके डिस्क्राइब करूंगी कि कौन सी मेडिसिन किस तरह से सिम्टम्स में ये हमारी मेडिसिन वर्क करती है। तो पहला मेडिसिन मैंने जैसा कि बताया कि अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट कैसे यूथ हो सकते हैं? ये द हरीड एंटीसिपेटरी यूथ। अभी देखिए, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम ये उन युवाओं के लिए हम दे सकते हैं, या कह सकते हैं उन युवाओं के लिए जो हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। अगर उन्हें कहीं जाना भी है तो 2 घंटा पहले से ही वो एंजाइटी में आ जाएंगे। और सोशल मीडिया पर ये वो लोग हैं जो हर 30 सेकेंड्स में फोन को रिफ्रेश करते हैं। उनको मतलब मेरे पोस्ट पे कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स नहीं आए अभी तक, कितने, ये मतलब इस तरह के बिहेवियर से उनके मतलब ऐसे घबराहट उनके मन में आ जाता है, जिसके कारण उनके पेट में मरोड़ आने लगती है। तो एक मैं यहाँ पर एक बता रही, एक पेशेंट के बारे में बता रही है कि राहुल नाम का एक पेशेंट है, जो तो मतलब उसे हसल कल्चर का वो मतलब उससे शिकार था। वो दिन भर, मालूम है, दिन भर वो लिंक्डइन स्क्रॉल करता रहता था। दूसरों की इंटर्नशिप देख कर ना, वो उसको लगता था उसके बदन में कपकपी आ जाती थी, वो कांपने लगता था। अगर उसकी ट्रेन मान लीजिए 4 बजे की अगर होगी ना वो उसकी ट्रेन, तो वो ना दोपहर 12 बजे से एकदम पैनिक मोड पे, इतना हड़बड़ी उसके अंदर आ जाती ना, पैनिक मोड में आ जाता था। और उसका मतलब ऐसे से उसके अंदर बिहेवियर थे कि सोशल मीडिया पर अगर उससे कोई पोस्ट डाले और तुरंत अगर उसे लाइक नहीं मिला, तो वो तुरंत में कह रही मैंने इतना देर हो गया, अभी तक कोई पोस्ट पे कोई लाइक्स नहीं डाला है, कोई लाइक्स नहीं आए हैं, मतलब घबरा जाता था। तो इस तरह के जो यूथ होंगे, मतलब ऐसे हड़बड़ी वाले युवा जो भी होंगे ना, उनके लिए हमारे पास बहुत रामबाण दवा लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है ये। नेक्स्ट दवा हम लोग देखते हैं इग्नेशिया अमारा। अभी इग्नेशिया अमारा में मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये उनके लिए है जो एकदम मूड स्विंग्स और छुपे हुए दुख से बहुत ज्यादा, उससे सप्रेस्ड जो इमोशंस होता है उससे बहुत ज्यादा वो पीड़ित होते हैं। तो इग्नेशिया अमारा को, एक मिनट, इग्नेशिया, हाँ, इग्नेशिया अमारा को हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि साइलेंट ग्रीफ, रैपिड मूड स्विंग, डीप साइंग, जो उसके सिम्टम्स हैं। अब इसके फोमो एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे ये, और उसमें कैसे कैसे पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स आते हैं। तो देखिए, ये उन युवाओं के लिए जो देखिए बाहर से तो बहुत ज्यादा वो नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन उनको देखेंगे कि वो अंदर ही अंदर वो ना घुट रहे होते हैं। मतलब बाहर से आपको सिंपली अच्छे दिखेंगे, तो बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अगर उनको इंटरनली आप उससे समझेंगे ना, तो वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अंदर से घुट रहे होंगे। और वो सोशल मीडिया पे ना वो अगर क्योंकि यहाँ पर बात सोशल मीडिया से ही हो रही है, फोमो से हो रही है, तो सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां हो, चाहे शादियां हो या ट्रिप देखकर अगर वो देखेंगे, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करते अपनी बात को, लेकिन उनको बहुत गहरा मानसिक दुख होता है। वो जब भी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं किसको, इंटरनल उसकी फीलिंग होगी, वो बहुत दुखी होंगे उससे। और अकेले जब भी वो बैठे रहेंगे तो उसका सिम्टम जो डीप आएंगे, एकदम बड़ लंबी लंबी सांसें वो लेते रहेंगे, और अपनी जो फीलिंग्स है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। इसीलिए शायद इग्नेशिया को ना इमोशनल और सेक्रेटिव सफरर भी बोलते हैं।
तो मैंने बताया ना कि इग्नेशिया बस वैसे पेशेंट के लिए जो मूड स्विंग्स और छुपे हुए दुख से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, इसको फिर आप साइलेंट स्क्रॉलर भी कर सकते हैं। कि इसमें एक मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ कि ग्रिया नाम की एक पेशेंट थी, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती थी, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा वो एक्टिव रहती, लेकिन अंदर से क्या था, बहुत ज्यादा अकेली थी। अपने दोस्तों के वो जो रील्स देखती थी, और वो उसको लगता था ना कि सब लोग घूम रहे हैं, और किसी मतलब सारे लोग अगर वो कोई रील्स देख ली कि सारे उसके फ्रेंड्स घूम रहे हैं और उसे किसी ने इनवाइट भी नहीं किया, ये और सारे लोग मतलब उसके बगैर मजे कर रहे हैं। अब ये उसको इतना ज्यादा इंटरनल उसको दुख होता है, लेकिन वो किसी से बताती नहीं है, शेयर नहीं करती है, अपने कमरे में अकेले बैठी रहेगी और उसी चीज को सोचते सोचते वो बहुत लंबी गहरी सांसें लेती रहेगी, और उसका इस वजह से उसका मूड जो है अचानक से मूड स्विंग्स जो मैंने बताया बदल जाएगा। तुरंत में वो हंसेगी, बहुत हंसती रहेगी, अगर अगले ही पल बहुत ज्यादा रोने लगेगी। तो इसी मतलब इस तरह के पेशेंट का जो साइलेंट ग्रीफ होता है ना, अंदर में जो छुपा हुआ दुख है, उसके लिए इग्नेशिया हमारा बहुत अच्छा मेडिसिन है। जो बोला ना, मतलब वो आपको वो एक्सपोज नहीं करेगी, वो छुपा के रखेगी, लेकिन उसके बिहेवियरल में चेंजेज आएंगे तुरंत में। मूड स्विंग्स में हंसेगी तो अगले पल रोने लगेगी, छुपा के रखेगी, बाहरी दिखाएगी सब कुछ अच्छा है, कूल है, बट वो अंदर से बहुत उसके अंदर दुख रहेगा। तो साइलेंट स्क्रॉलर भी इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। देखिए आपको क्लियर मैं इंडिकेट किया हुआ है, लो कॉन्फिडेंस और हाई ईगो डायनेमिक्स। लाइकोपोडियम का कॉन्फिडेंस जो है बहुत लो होता है, तो यह उन युवाओं के लिए जो मैंने बताया कि इसमें इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना बहुत ही कम होगा, और वे दूसरों के सामने खुद को बस बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। कि लाइकोपोडियम बहुत हाई ईगो डायनेमिक्स है, उसमें अच्छा ये वर्क करती है। अभी इसका की सिम्टम्स और फोमो एक्सप्रेशन समझेंगे कि की सिम्टम्स में इंटेलेक्चुअल बट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने बताया, ड्रेड ऑफ न्यू सिचुएशन, उनको हमेशा हर सिचुएशन जो भी नया रहेगा उसमें उनको भय लगेगा। तो देखिए इसमें भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आज के समय में बहुत सारे युवा कैसे होते हैं जो अंदर से तो बहुत डरे होते हैं कि उनको लगेगा कि वो लाइफ में कहीं भी वो फेल हो जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खुद को क्या दिखाएंगे, खुद को बहुत ही अमीर, बहुत सक्सेसफुल, बहुत कूल दिखाएंगे। वो मतलब वो खुद को नहीं, कहीं से भी वो नहीं दिखाएंगे कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वो अपने आप को बहुत ही मतलब डायनेमिक, हाई ईगो, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईगो दिखावा, मतलब फेक पर्सनालिटी नहीं बोलते, कूल दिखाना, बहुत सक्सेसफुल, बहुत रईस टाइप के हैं, मतलब फेक पर्सनालिटी शो करेंगे, बस क्या है दूसरों के कमेंट्स और वैलिडेशन पे ही वो अपनी लाइफ जिएंगे। अब तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगेगी, उनको ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होगा कि उनको कोई मतलब बोले ना कि इस तरह के पेशेंट खुद को बहुत रईस और कूल वाले, मतलब महंगे महंगे मतलब कैफे में जाएंगे, फोटोज खिंचवाएंगे, बस मतलब उनको पोस्ट करना है कि वो लोग उसे काफी सक्सेसफुल समझे। महंगे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कोई कैफे में जाएंगे, फोटोज अपने अपने हिसाब से पोस्ट डालकर वो फोटोज क्लिक करेंगे और वो सब बहुत सक्सेसफुल खुद को शो करेंगे, शो ऑफ करेंगे, बोले फेक पर्सनालिटी। मगर असलियत क्या होती है, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। उनको डर है कि लोग उनकी कमजोरी को जान जाएंगे, अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए वो दूसरों पर रोब जमाएंगे। इसी लो कॉन्फिडेंस और हाई ईगो वाले यूथ के लिए ही लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम तो कि देखिए परफेक्शनिस्ट जो बोलते हैं, आर्सेनिक को परफेक्शनिस्ट बोलते हैं ना, कि जो मतलब हर चीज में इनको परफेक्शन ही चाहिए। अभी इसमें हम
ऐसे युवा को बारे में बता सकते हैं जो कि हर चीज में उनको परफेक्शन चाहिए। यह मतलब इस तरह के लड़का या लड़की जो भी होते हैं सोशल मीडिया पे रील्स देखकर, लेकिन इनको अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा डर रहेगा। ये इतना परफेक्ट नहीं, लेकिन हमेशा उनको अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेंगे, हमेशा उनके अंदर डर रहेगा। अगर वो कोई रील से कैंसर के 5 सिम्टम्स देख लेंगे, कोई भी रील से कि इस कैंसर के ये 5 सिम्टम्स है, वो रील्स देखते ही उनको उनके अंदर ये डर आने लगेगा, कहीं मुझे भी ये बीमारी तो नहीं हो गई है। और इस डर के मारे वो रात को सो भी नहीं पाएंगे, उठकर क्या क्या बोलते हैं वो, उसके अंदर रेस्टलेस आ जाता है, कमरे में वो टहलने लगेंगे। तो ये रेस्टलेस इस तरह का फास्टिडियस रेस्टलेसनेस, इंटेंस फियर ऑफ डेथ और फेल्योर, ये इसका कोर स्टेट है लाइकोपोडियम का, सॉरी आर्सेनिक एल्बम का। तो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है वो सोशल मीडिया पे ना हेल्थ और कैरियर को लेकर आ रहे जो निगेटिव ट्रेंड से जो है ना बहुत ज्यादा वो डर जाएंगे ना, कि मतलब हेल्थ को लेकर थोड़ा सा भी कोई रील्स देख लिया तो उनको तुरंत में डर हो जाएगा, कहीं मुझे भी इस तरह का तो नहीं हो गया, कुछ हो जाएगा कोई बीमारी, मैं भी तो इससे सफर नहीं करने लगूंगी। कोई कैरियर को भी लेकर कोई रील्स देखेंगे, को जो भी निगेटिव कुछ भी देखेंगे तो उससे वो डर जाते हैं। वो हर एक चीज को लेकर परफेक्ट होना चाहता है, और जरा सा भी मतलब अगर वो अस्वस्थता उसके अंदर आ जाएगी ना, मतलब वो जरा सा भी बीमार पड़ जाएगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो तुरंत में वो पैनिक मोड में चला जाता है, तुरंत में पैनिक हो जाएगा, एकदम घबराहट होने लगेगी। ठीक इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम लोग कैलकेरिया कार्ब को देखें, तो कैलकेरिया कार्ब क्या, ओवरवेल्म्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग ओवरबर्डन, ओवरवर्क्ड, स्लगिश, fear than others will notice their inability। तो कैलकेरिया कार्ब का ठीक मतलब ऐसे युवा होते हैं जो मैं कह लूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले वो खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं, और दूसरों को कि तरक्की जो मतलब दूसरे जितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की देखकर वो सोचेंगे कि काश मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि वो इतना मतलब वो इतना जिम्मेदारी के बोझ के तले खुद को इतना दबा महसूस करता है ना, कि दूसरे को तरक्की देख कर ही उसके मन में आएगा, अरे मैं कभी वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मुझसे कि मैं भी उस जगह पे पहुंच पाऊंगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइकोपोड सॉरी आर्सेनिक एल्बम एंड कैलकेरिया कार्ब का। अभी होलिस्टिक हीलिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, अब हम लोग देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए होम्योपैथी में हम लोग हर कोई जानते हैं कि कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी देते ही हम लोग हर व्यक्ति अलग अलग, मैंने बताया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इंडिविजुअल टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं उसके आधार पे ही देते हैं। तो हम लोग होलिस्टिक हीलिंग की तरफ ही नहीं कि कोई एक सिम्टम्स आया, ये वो सर्दी खांसी हो गया, जुकाम हो गया, या उसके बॉडी में इस तरह से पेन हो रहा है, उसके हिसाब से मेडिसिन दीजिए। एकदम बिल्कुल पूरी तरह से प्रॉपर टेस्ट टेकिंग करके रिपर्टराइज करके जो मेडिसिन का सिलेक्शन है, हाँ उसके हिसाब से ही हम लोग मेडिसिन सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालते हैं, उसके बाद ही हम लोग वो देते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये हमारे वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही उसका दवा का सिलेक्शन किया जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं इसके मैनेजमेंट की तरफ, कि हम लोग इसको कौन कौन से कैसे स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएं और इसे कैसे मैनेज करें। अगर हम लोगों के पास हमारे क्लिनिक्स में अगर फोमो के पेशेंट्स आते हैं, या अपने सराउंडिंग में हम लोग फोमो को अगर देखते हैं किस तरह के से हमारे यूथ अगर इसे सफर कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे मतलब इसका मैनेजमेंट किया जा सके। तो फोमो को हम लोग जोमो में सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे, कि जो पहले हम लोग जोमो को समझेंगे कि फोमो को तो हमने बताया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये जोमो क्या है, जोमो मीन्स जॉय ऑफ मिसिंग आउट।
तो ये जो एम्ब्रेसिंग जोमो, अब हम लोग को ये समझाते हैं, देखिए फोमो से बचने का तरीका ही है जोमो, मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट, यानी जो भी हो रहा है उसे मिस होने देने में ही खुशी ढूंढना। मतलब अगर कोई बात नहीं, मिस हुआ तो हुआ, कोई नहीं, उसे ईगो थोड़ी लेना है, दिल पे थोड़ी लेना है। जो हमारा प्रेजेंट है उसमें हमें जीना है, जो हमारे पास है, हमारे सराउंडिंग में है, उसके लिए ही हमें ग्रेटफुल होना है, हम उसके आभार, हमें उसके लिए आभारी होना है कि हमारे पास ये है। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट होना है, खुश होना है। दैट इज जोमो, मिस जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कोई नहीं, वो चीज चला गया चला गया, कोई इशू नहीं है, वो नहीं होना था। जो है हमारे पास उसमें ही खुश होना है। तो शिफ्टिंग फ्रॉम जोमो टू शिफ्टिंग फ्रॉम फोमो टू जोमो, मतलब इंटेंशनली चूजिंग टू डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट विथ वन सेल्फ। मतलब आप इंटेंशनली आप चूज कर रहे हैं कि जिससे आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई नहीं, आप खुद से आप कनेक्ट होइए, रिकनेक्ट होइए। आप जिससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई नहीं, उसे लेट इट गो, आप उसे जाने दें, और अपने अंदर पावर ऑफ नो जो है, ये इस चीज को मतलब अपनाए। मतलब इसका मतलब ये देखिए, अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे दोस्त कोई भी फ्रेंड सैटरडे नाइट पार्टी कर रहे हैं, और कोई नहीं, अगर मैं उस टाइम में अपने घर पे हूँ, वो भले ही बाहर में कहीं पार्टी कर रहे हैं, और उस टाइम अगर मैं अपने घर पे हूँ, अपना फेवरेट कोई बुक पढ़ रहा हूँ, या सो रहा हूँ, या घर पे ही कुछ भी कोई काम कर रहा हूँ, तो इस चीज में हमें गर्व फील करना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, ना कि कोई पछतावा। खुद को ये समझ आना कि हर वक्त हर जगह प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स आउटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो आप भी उस टाइम बाहर ही हो। आप अगर अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश हो, या जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सो रहे हो, गेम के प्ले कर रहे हो, या कुछ नहीं, घर में ही सिंपल दाल चावल सब्जी खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, कोई नहीं, आप उसमें भी खुश हो। तो इसी चीज को, और इस चीज को एक्सेप्ट करना, तो मैंने बताया ना कि ट्रांसफॉर्मिंग फोमो टू नोमो, फोमो टू जोमो एंड नोमो। तो जोमो मैंने फोमो बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जोमो मीन्स जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट क्या, द आर्ट ऑफ कंट्रोल आइसोलेशन, मतलब ये हमारे अंदर आर्ट आनी चाहिए कि हम अगर अकेले हैं, आइसोलेट है, तो इस चीज को कंट्रोल करें कि हमें मतलब कोई नहीं है, अगर हम अकेले भी हैं तो खुश है, जॉय जोमो। और नोमो, नोमो मीन्स नो ऑफ मिसिंग आउट, एक्सेप्टिंग दैट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस एवरीथिंग। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, कि इस चीज को एक्सेप्ट करना, ये मैं तो कहूंगी कि जरूरी नहीं है, ये यूथ के लिए है, ये हम सब के लिए है। कि मतलब आप हर चीज एक ही सारे चीज आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इस चीज को एक्सेप्ट करो आप। मतलब ये मैं बताई ना कि ये एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट शिफ्ट होना कि फोमो से जोमो में की तरफ आना, ये माइंडसेट है कि कोई नहीं, आपके दोस्त अगर मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और आप उस समय अपने बहुत आराम से अपने घर पे ही रिलैक्स हो। मैं बोली ना कि कुछ नहीं, आप अगर सिंपली खिचड़ी भी खा रहे हो और अपना फेवरेट मूवी देख रहे हो, तो आप कोई भी गिल्ट महसूस मत करो, और खुद से कहो कि ये उनकी लाइफ है और ये मेरी चॉइस है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी चॉइस है। हर सब कुछ एक ही जनरेशन में जी लेना मुमकिन नहीं है, और इस चीज को स्वीकार करना ही मानसिक शांति जो बोलते हैं ना, मेंटल पीस, ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ एक ही लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और हर चीज का एक फेज होता है, हर चीज का स्टेज होता है, कोई नहीं, बाद में होगा, बाद में होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आए समझे डिजिटल डिटॉक्स एंड बाउंड्रीज। तो यहाँ पर ये, तो अपने आपको डिजिटली कैसे खुद को डिटॉक्स करें, और एक बाउंड्रीज बनाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है।
तो ये बताएं, सबसे पहले तो शिफ्टिंग स्क्रीन टाइम लिमिट, सबसे पहले तो आपको ये सेटिंग करना है कि अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। फोन जोन को भी कितना ज्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे, बेडरूम पे, इस सब का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एसेंशियल नोटिफिकेशन को ही आप हो तभी वो करें, नहीं तो टर्न ऑफ कर दें जितने भी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस आते हैं। डिजिटली खुद को कितना हाइजीन रखें और प्रैक्टिकल रूल्स बनाएं। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी ना कि फूड के लिए एकदम नियम बनाना तो बहुत ही जरूरी है कि एकदम से स्ट्रिक्टली, मैं तो बोलूंगी अपने बच्चों को भी, अपने आसपास, इवन बच्चों से पहले खुद को ये चीज का कि बेड टाइम या डाइनिंग टेबल पर तो फोन का यूज करे ही नहीं। अब फालतू के जितने भी नोटिफिकेशन है सबको बंद कर दे। और ये जो वो ये 2020 रूल्स जो है, तो यहाँ पर एक मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रिक बताती हूँ कि देखिए, स्मार्टफोन की स्क्रीन को ये क्या बोलते हैं, ग्रे स्केल मोड में डाल दीजिए। ग्रे स्केल मोड क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, जो मतलब ये कलरफुल एप्स जो होते हैं ये हमारे माइंड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब हमारा फोन ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चला जाता हो जाता तो क्या होगा, आपका जो वो क्या बोलते हैं, मतलब उसको चलाने का आपका मन ही नहीं, अपने आप कम हो जाएगा, आपका माइंड ही नहीं उस तरफ जाएगा। और एक रूल्स बना लें कि बेड टाइम से पहले, बिल्कुल 1 घंटा पहले फोन को बिल्कुल दूर कर दे। तो ये 3 गोल्डन रूल्स है कि नो फोन फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट आवर ऑफ द, मतलब सुबह उठते ही और रात के सोते समय अगर आप इन सब टिप्स को मतलब बोले, ये ऐसा टिप्स है जो आप आजमा कर देखेंगे कि उठने से पहले, सॉरी मतलब वो सुबह उठने से पहले 1 घंटा और सोने के 1 घंटा पहले फोन को आप छुएंगे भी नहीं। और फोन का जो मैंने बताया ना कि ये ग्रे स्केल ब्लैक एंड व्हाइट मोड में डाल दीजिए। जब ये सब कलर गायब से वो कहते हैं स्क्रीन से गायब हो जाएंगे ना, तो क्या बोलते हैं, अपना अपने आप क्या कलरफुल डोपामाइन अपने हमारे माइंड को मिलेगा ही नहीं। तो रील्स देखने में अपने आप आपका माइंड ही नहीं जाएगा, उस तरफ डाइवर्ट ही नहीं होगा। तो ये सब गोल्डन थोड़ा सा रूल्स हैं, इन सब चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो डिजिटली जो बताए ना, ये सब बाउंड्रीज और डिटॉक्स करना है तो खुद के हाथ में, अगर आप मन बना ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर सकते हैं। अभी हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि लास्ट में कि कंक्लूजन क्या है। तो देखिए, होमो एक मॉडर्न क्या बोलते हैं सिम्टम्स है जो आज के डीपर लाइफस्टाइल को, इमोशनल इशू को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगी कंक्लूजन अगर निकालते तो देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन जब तक वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने लगे तभी ये तब दिक्कत हो जाती है। जब तक कोई इमोशन को कंट्रोल नहीं करती है तब तक ठीक है, लेकिन अगर हमारे इमोशंस उससे कंट्रोल होने लगे तो फिर प्रॉब्लम है। और होम्योपैथी दवा का सही मतलब चुनाव और सही लाइफस्टाइल में बदलाव से की मदद से हम अपने एंजाइटी को शांत कर सकते हैं और एक बैलेंस लाइफ जो है वो जी सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि एक होमो कोई एक सामान्य प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम इसमें मानसिक शांति से छीनने नहीं देनी चाहिए। हम अपने होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करके और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके इस पे वो बहुत इजी कर सकते हैं। और लास्टली मैं, क्योंकि हमारा टाइम भी लगभग खत्म हो रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि स्मार्टफोन क्या है, हमारी सहूलियत के लिए बना है और हम उसके गुलाम बनने के लिए नहीं बने हैं। तो जब तक डिजिटल दुनिया जो हमारी मानसिक शांति छीनने लगे, तो होम्योपैथी जैसी विधाएं हमारे मन को वापस पटरी पर ला सकती है। अपनी रील्स की दुनिया से बाहर निकलिए, क्योंकि असल जिंदगी जो है ये पिक्सेल्स में नहीं है, हमारे आसपास के इंसानों में ही है। तो मैं यही बोलूंगी कि रियल वर्ल्ड कनेक्शन जो है, ऑनलाइन दुनिया से बाहर निकले, ऑफलाइन हॉबीज अपनाएं, जैसे खेलना कूदना, किताबें पढ़ना, दोस्तों से मिले और क्या बोलते हैं एक्सरसाइज या योगा जरूर करें। सो थैंक यू। अब लास्ट में बस यही बोलूंगी, होप हाँ आप जी, लोगों को समझ में हाँ जी आया डॉक्टर होगा कुछ। दीपमाला जी, हाँ जी, आज हाँ का जी, सेशन हमारा बहुत ही, टाइम
वंडरफुल रहा। अच्छा। आपने बहुत ही एक तरीके का जो आज की डेट का जो रेलेवेंट टॉपिक है उसके ऊपर वो दिया प्रेजेंटेशन, और बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए। तो ये काफी ज्ञानवर्धक सेशन था आज का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक्चुअली हमारा टाइम थोड़ा आज लिमिटेड हो गया क्योंकि हाँ बीच में हाँ। डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो क्वेश्चंस के लिए डॉक्टर दीपमाला से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं से हमारा हिंदी सेशन आज ओवर होता है। आप अपना स्क्रीन हटा लीजिए डॉक्टर दीपमाला। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वही। तो और इसी तरह के ज्ञानवर्धक सेशन लेके आएंगे, यही आशा करते हैं। इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मलियकल को। धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू हिंदी टीम, थैंक यू दीपमाला जी।